साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी जी से। तिवारी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। साथियों, इससे पहले कि मैं तिवारी जी से आपकी बातचीत कराऊं, मैं बताना चाहूँगा कि तिवारी जी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं और साथ साथ अपने जीवन में प्रगतिशीलता को लेकर के उनका एक बड़ा काम है। वो हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे हैं, इप्टा से जुड़े हुए हैं और आज भी वो इन सब को लेकर के काम कर रहे हैं। तो आज उनसे ही उन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर? साथी, मैं मूलतः बेमेतरा जिला का हूँ और बेमेतरा में मेरा बचपन बीता। बेमेतरा के पास में एक गांव है पीपर भट्टा, वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई 5वीं तक का। और उसके बाद बेमेतरा के हायर सेकेंडरी स्कूल से हमने वहाँ से 12th तक पढ़ाई की। कॉलेज में वहीं से हमने बीएससी की शुरुआती पढ़ाई की। फिर रायपुर में आ गए, रायपुर से पीजी किया और हिंदी साहित्य में मैं भोपाल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। और 82 से करीब 42 साल मैं हिंदी साहित्य का प्रोफेसर रहा। और साथ में मैं रिसर्च के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। करीब 2 दर्जन पीएचडी के छात्र मेरे मार्गदर्शन में उनको पीएचडी उपाधि मिली। और कभी भी कई यूनिवर्सिटी का मैं शोध निदेशक का परीक्षक हूँ मैं, कि जो मैं पीएचडी के परीक्षा जो बच्चे पीएचडी करते हैं उनके थीसिस का मैं एग्जामिनर के रूप में उसको इवोल्यूशन भी करते हैं, इवोल्यूशन के रूप में जाता हूँ मैं। और मगर जो बिंदु पर आप अभी प्रगतिशील जो आंदोलन है हमारे देश में वर्षों से जो है, जिसमें कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने देश के स्वतंत्रता के समय से ही अपने प्रगतिशीलता से इस देश को जैसे आगे बढ़ाने का जैसे शपथ ली थी और काम करते रहे, तो वो प्रगतिशील जो चेतना है उसको फैलाने काम मैंने कभी इन 40 सालों में अपने जी, आप तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेसर जैसे एक अच्छे पद में आप रहे हैं और आपका खुद भी पीजी शेड्यूल रहा है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इस लाइन पर गए? प्रगतिशीलता की जो लाइन है, कोई आपका घर का बैकग्राउंड हो या फिर कोई ऐसी किसी शख्सियत से या किताब से आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, जब हम काम करते हैं तो हमारे पास कई प्रकार के लोगों के हम संसर्ग में आते हैं। हाँ। परिवार का भी उसमें हाथ है। मेरे दादाजी थोड़े प्रगतिशील विचारों के थे। कई बार मैं पूछता था, वो धार्मिक रामायण गीता सब पढ़ते थे और वो ईश्वर की भी बात बहुत होती थी। तो मैंने कहा कि दादाजी, आप इतने 80 साल के हो गए हैं, कभी आपने महसूस किया कोई भगवान है, कोई ईश्वर है आपके सामने? तो वो कहते थे, बेटा ये तो अपने विचार है, विचार के अंदर है, आस्था का विषय है। मैंने कभी ऐसे महसूस नहीं किया, ना कभी कोई देखा, ना वो लोग गांव में डराते थे। भूत प्रेत की बात भी आती है ना, जब नकारात्मक बातें, तो कभी हमने कोई भूत प्रेत ये कोई चीज नहीं, ये सब कल्पना के विषय है। तो मगर आस्था का विषय है, ईश्वर मानने वाले ईश्वर मानता है, जो भी है कि आस्था का विषय है। और आपके संसर्ग कैसा है? भोपाल में थे तो हमारे कुछ ऐसे मित्र थे कॉलेज में जो प्रगतिशील चेतना से, प्रगतिशील चिंतन से जुड़े हुए थे। तो वहाँ मैं इप्टा से भी जुड़ा, इस्कस था, भारत सोवियत मैत्री संघ था, उस पर मैंने काम किया। मुझको देश से बाहर में मॉस्को भी गया, लेनिनग्राद में भी रहा, एस्टोनिया रिपब्लिक जो अलग हो गया, 86 अक्टूबर की बात है। फिर कोपेनहेगन डेनमार्क में वर्ल्ड पीस काउंसिल हुआ, जो दुनिया के देश उस समय आए। और उस समय एक सोवियत संघ था, उस समय रूस जो अब अलग हो गया है, तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध बहुत चल रहा था। वो 2 अलग ब्लॉक बने हुए थे। ये नाटो का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेतृत्व करता था अमेरिका ब्लॉक, और उधर वारसा
जो था वो सोवियत संघ उसको कंट्रोल करता था। तो हम अक्टूबर 86 में कोपेनहेगन गए डेनमार्क में, वर्ल्ड पीस काउंसिल मीटिंग हुई। मैं ऑल इंडिया जो पीस एंड सॉलिडिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रादेशिक बॉडी में हूँ। मैं प्रगतिशील लेखक संघ के प्रादेशिक बॉडी में हूँ। मैं इसकस से भी जुड़ा हूँ। हमने 2000 पहले आज देश में सांप्रदायिकता का माहौल जो बढ़ा और जो उस समय धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसको काउंटर करने के लिए हमने मध्य प्रदेश में, जब राज्य अलग नहीं हुआ था ये दोनों राज्य, तो सांप्रदायिकता विरोधी मोर्चा बनाया था। हमारे साथ लज्जा शंकर हरदेनिया और मैडम प्रोफेसर थी, वो वहाँ भोपाल के सेठिया कॉलेज में, नुसरत बानो रूही प्रगतिशील चेतना की थी, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ी हुई थी मैडम। तो वो ये सब हमारे साथी थे जो वहाँ भोपाल में हम लोगों ने ये जो आंदोलन चलाया, सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन, मोर्चा बनाया था बाकायदा। और फिर प्रगतिशील लेखक संघ में जो हम ऐसा लेखन को बढ़ावा दें और ऐसी लेखनी सामने आए कि जनता की जो दुख दर्द है, सर्वहारा का जो दुख दर्द है और जाति जो है उसको सामने लाएं लेखन के जरिए, कि केवल वो कहानी व्यक्तिगत अपनी इच्छाओं और भावनाओं या काम कुंठा को लेकर जो लेखक लिखते रहे बहुत सारे, तो वो चीज़ों के से हम अलग हट कर थे। अब हम ऐसे साहित्य को महत्व देते थे, ऐसी विचारधारा को महत्व देते थे जो आम लोगों के सुख दुख की बात और उनकी तकलीफ की बात, और ये जो वर्ग विभाजित हमारा समाज है, ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, तो उच्च वर्ग की जो चरित्र है, जो निम्न वर्ग को बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह लेकर तो चलते हैं, तो उसका विरोध का साहित्य था हमारा जो लेखन में। तो हमने जो समीक्षा का, हमारा समीक्षा साल से हम ज़्यादा जुड़े रहे। मेरी कई किताबें समीक्षा से जुड़ी हुई है, मैं समीक्षा कर्म से जुड़ी हुई है। भीष्म स्वामी जैसे लेखक थे जो प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े थे, जो अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो उन पर मैंने पीएचडी का काम किया। और जितने मार्क्सवादी जो विचारधारा के लोग थे, जैसे मार्कंडे हैं, शेखर जोशी हैं, अमरकांत हैं, ये पूरे लोगों के गांव की जो तकलीफ क्या है, एक मजदूर का, एक श्रमिक का, और जातवाद का हवाला देकर, भगवान का, ईश्वर का हवाला देकर कैसे उनका शोषण किया जाता है, भाग्यवाद का हवाला देकर, हम बड़े इसलिए बड़े आदमी हैं कि वो हमारा भाग्य है और आपका भाग्य नहीं है, इसलिए आप गरीब हैं, भूखमरी से जुड़ रहे हैं और आप कमजोर हैं। ये जो विचारधारा फैलाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की जो ये विचारधारा है, ये इसको जो लेखकों ने काउंटर किया और इसको हमने बढ़ाया। मैंने जो पीएचडी कराया, मेरे अधिकांश जो पीएचडी के छात्र हैं वो उस प्रगतिशील चेतना वाले ही रचना कर्म से जुड़े रहे, उन्हीं पर मैंने शोध काम उनको कराया। जितने भी ऐसे लेखक हैं, ज्ञान रंजन से लेकर तमाम जो लेखक हैं, उनको ऐसे लेखकों को सामने लाएगा, ऐसे कवियों पर मैंने काम कराया। और स्त्रियों को लेकर जो हमारे समाज में सोच है, वो उसको काउंटर करने का हमने कोशिश की। अभी यहाँ प्रगतिशील जो चेतना को लेकर भी जो देश में बीच में ये हुआ कि 2000 से पहले की बात है, जब दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र नहीं हुआ था, नामीबिया स्वतंत्र नहीं हुआ था। नामीबिया में स्वापो अपना लड़ाई उसकी संघर्ष कर रहा था, साउथ वेस्ट अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन स्वापो का। हम लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रही थी, और हम जो प्रगतिशील चेतना से जुड़े हुए लोग थे, नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका में थे, आपने ठीक कहा, तो वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, है ना। तो वो हम लोग इनको सपोर्ट करते थे, बड़े बड़े जुलूस निकालते थे। हमने रायपुर में जुलूस निकाला, ललित सोरेन जी हमारे साथ उस समय यहाँ हमारे साथ आंदोलन में रहते थे। भोपाल में बालकृष्ण अग्रवाल और कई लोग ऐसे थे जो बड़े लोग थे, वो हमारे साथ में, नुसरत बानो रूही का जैसे मैंने नाम लिया, लज्जा शंकर हरदेनिया जी हैं, और बहुत सारे साथी, और सब उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते थे। और ये जो नामीबिया का जो आज वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर का शायद मंत्री हैं, और वो था टी क्लामो, वो हमारे साथ आए थे भोपाल में। जब हमने प्रदर्शन किया, रायपुर प्रदर्शन किया उनके पक्ष में, अफ्रीकन हम लोग, भारत सरकार, उसमें कांग्रेस की सरकार थी देश में, और भारत सरकार ने अफ्रीका के उस संगठन को, अफ्रीका में उसमें गोरों की सरकार थी, नामीबिया में भी कालों के खिलाफ बहुत ज़्यादा दमनात्मक कार्रवाई चल रही थी, तो वहाँ हम लोगों ने इस संगठन को अपना उस सरकार माना था।
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को हमने मान्यता दी थी, वो वहाँ की सरकार ही है, हम मान के चलते थे। हमने इस सरकार ने दी थी, इसलिए जब हम कोपेनहेगन गए थे तो हमको दक्षिण अफ्रीका उसका हमको हमारे पासपोर्ट में वहाँ का परमिशन नहीं था, क्योंकि उससे हमारे देश के राजनीतिक संबंध नहीं थे अफ्रीका, क्योंकि वहाँ की जो गोरो सरकार के खिलाफ हमारा संघर्ष कर रहा था और हमारे कांग्रेस की सरकार ने उसको किया। इधर हम लोग फिलिस्तीन पैलेस्टाइन के पक्ष में थे। ये हमारे प्रगतिशील आंदोलन के सब हिस्से हैं। देश के अंदर आज भी वो चुनौती है जो हम कबीर पंथ के पक्षधर हैं, और रैदास के जो सिद्धांत हैं, कबीर के जो सिद्धांत हैं, वो प्रगतिशील आंदोलन का वो जैसे वो प्रस्थान बिंदु है। बिल्कुल कि कबीर हमेशा जो हमारे समाज में जो धारा उस समय उन्होंने जो चलाई, जिसको बाद में बाकी महापुरुषों ने भी उसको मान्य किया, तो उसी धारा को लेकर के आप आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे। हाँ तिवारी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इंटैक्ट को लेकर के जो काम आप कर रहे हैं, खासतौर पर जो विरासत को लेकर के जो इंटैक्ट का जो संरक्षण का जो सोच है, हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा ये किया। इंटेक मतलब है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर कल्चरल एंड हेरिटेज। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो आर्ट है, कल्चर है, 3 प्रकार के हमारे विरासत है, धरोहर है देश का, जिसमें एक को हम लोग अंग्रेजी में उसको टेंजिबल कहते हैं, एक को इनटेंजिबल कहते हैं, मूर्त, अमूर्त और प्राकृतिक। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक मूर्त धरातल है, वहाँ पुराने हमने मंदिर मिले हैं, जैसे वहाँ लक्ष्मण मंदिर है, ईंटों का मंदिर मिला है, वो जो तीसरी और आज से 1000 साल पहले का वो हमारा बौद्ध का वहाँ पर ये मिला है खनन में, है ना। उनके कैसे रहते थे, कैसे वो सब वहाँ पर जीवन यापन करते थे, सब चीज मिला है वहाँ। उसी प्रकार से हमारा प्राकृतिक भी हेरिटेज होता है। कांगेर घाटी जो हमारा है, वहाँ गुफाएं हैं, वहाँ का जो फ्लोरा और फाउना है, ऐसे ऐसे वहाँ पर छोटे छोटे जानवर, जीव जंतु हैं, मछलियाँ, आंधी मछलियाँ हैं, वो कहीं नहीं मिलती हैं। तो इनको हम वर्ल्ड हेरिटेज में इनको लिस्टिंग करने का भी प्रयास कर रहे हैं अपने इंटेक के जरिए। मैं इंटेक जो है ऑल इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ट्रस्ट की तरह है, और ये हमारे जो धरोहर हैं उसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में इसका डायरेक्टरेट है और पूरे देश भर में 230 करीबन चैप्टर हैं। रायपुर जो चैप्टर है, एक महत्वपूर्ण बड़ा चैप्टर है, उसका मैं कन्वीनर हूँ, और रायपुर में पिछले मैं 1 साल से उस पर एज ए कन्वीनर काम कर रहा हूँ। करीब 10-15 साल से मैं उसका लाइफ मेंबर के रूप में काम करता रहा। तो रायपुर में अभी साल भर में हमने, जैसे मैंने बताया 3 प्रकार के धरोहर होता है। एक अमूर्त होता है, जैसे हमारे लोकगीत हैं, लोक संगीत हैं, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, और उसमें से कई चीज अब विलोपित हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। हमारा देवार गीत है, देवार गीत इतनी मीठी गीत है, उस पर तो मैंने यूजीसी का प्रोजेक्ट लिया था, उस पर एक रिसर्च भी किया है, और वो शोध का ग्रंथ भी मेरे पास रखा हुआ है, जिसमें यूजीसी का मेरे को फेलो ये मिला था, एक ग्रांट भी मिला, और देवार गीतों का वैशिष्ट शीर्षक से मैंने किया था, और ये विलुप्त हो रहा है। तो हम लोग इंटेक के मंच से ऐसे उनका एक तो दस्तावेजी करते हैं, और कहीं कहीं वो लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई आपका कईयों के पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो कई हजार साल पुराना और कई सालों से वो धरोहर की तरह वो चीज है। तो बहुत सारे धरोहर में इतने सारे मूर्त चीजों में आते हैं कि आपके छोटे छोटे के पुराने आपके अब जो है बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं आटा पीसने का। तो पहले हम हाथ से कैसे आटा पीसते थे, वो भी एक चक्की है छोटा सा, वो घरों में हम करते थे, है ना। धान कूटने का जो एक छोटा था, अब वो तो गांव के लोग ढेंकी, अब वो ढेंकी भी तो हमारा धरोहर हो गया है, जो वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे चीजों को भी हम एक एग्जीबिशन की तरह हम चाहते हैं रखें, और धरोहर हमारे घरों में है तो उसको हम संभाल कर रखें और लोगों को सामने लाएं, बताएं कि हमारे क्या धरोहर। हमारे बहुत सारे मूर्तियां मिलती हैं, हमारे बहुत सारे बस्तर है, सरगुजा है, वहाँ हमारे आदिवासियों की जो संस्कृति है, बहुत सारी हमारी ऐसी भाषाएं जो विलुप्त हो रही हैं, तो उनके संरक्षण के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। अभी रायपुर में हमने 4-5 हमारे जो तालाब हैं,
हर गांव में आपको तालाब मिलेगा। और तालाब हमारी धरोहर और नदी घाटी की सभ्यता, ये इस विषय पर अब शायद इस पर आप व्याख्यान देने आए भी थे यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में हमने मानव विज्ञान के सहयोग, मानव विज्ञान विभाग के सहयोग से इस पर कार्यक्रम भी किया पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के उस विभाग में। और वो वर्कशॉप था, पूरा दिन भर का वर्कशॉप था, जिसमें बहुत सारे वक्ता हमने बुलाए थे, 2 वाइस चांसलर भी उपस्थित थे। और उसमें हम जो तालाब है और नदी घाटी की सभ्यता है उस पर हमने बताया। और छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े, जैसे बूढ़ा तालाब है, बड़ा इसका इतिहास है। और वो उसमें एक्चुअली में जो वाटर बॉडी है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और जो स्रोत है, कई तालाबों को जाकर 5-6 तालाब, राजा वन तालाब, ये तो 6-7 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। अच्छा। वो बड़ा अद्भुत वो तालाब था। तो वो धीरे धीरे लोगों ने कब्जा तालाबों में करना और जमीन को अपना बढ़ाना ये कहा, तो हम इसका थोड़ा विरोध भी करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। यहाँ का टाउन हॉल है जो कितना अंग्रेजों के जमाने का वो समय का था, तो टाउन हॉल के संरक्षण के लिए रायपुर में नगर निगम का वो जो ऑफिस था, पुराना ऑफिस, और जहाँ पर उसका एक ऊपर में जिधर का है, पास में सामने में वो जो मार्केट है, ये सब हमारे धरोहर हैं। तो उसको जो तोड़, उसके स्वरूप को लोग चेंज कर देते हैं आज मल्टी स्टोरी बनाने के चक्कर में। हम उसका विरोध करते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई आपका ये है, उसका रूप, प्राचीन जो विरासत है वो बनी रहे, हमारी पहचान है, उससे लोग जो है उससे परिचित होते रहे। कुछ दूसरा चीज बन जाएगा तो लोग भूल जाएंगे। फिर यहाँ कई पुरानी गिरजाघर हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें हेरिटेज वॉक भी करवाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं स्कूल के, कॉलेज के, कि देखो भाई ये कितना 500 साल पहले कैसा था, उसका कैसे स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे बना हुआ है। बड़े बड़े से मंदिर है, दुत्तादारी हमारा मठ और मंदिर है, बहुत पुराना है, वो एक धरोहर है हमारा। तो बच्चों को लेकर वहाँ दिखाते हैं। वो एक कंकाली मंदिर जो है, कंकाली ये बूढ़ा तालाब के पास का वो जो पुराना मंदिर है, ये सब रायपुर जब एक कस्बा था, बहुत छोटा था, जिसको रायपुर बोलते थे, रायपुर को छत्तीसगढ़ में रायपुर, आज नाम रायपुर है। तो ये जो कैसा कलचुरी वंश के जमाने से कैसे ये धीरे धीरे शहर का रूप लिया और कैसे बढ़ता गया, और वो सब धरोहर से, और इतिहास हमारा जो पुराना इतिहास है, जो धीरे धीरे इतना लंबा उसका समय बीत जाता है, तो वो हमारा धरोहर हो जाता है। तो उस धरोहर के रखरखाव के लिए क्या किया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किए, उसको बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए, इसमें जो है इंटेक अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इंटेक में तो आपने अच्छा विस्तार से अपनी बात को रखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में थोड़ा सा बताइए, और हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में बताइए, जिसमें आप महामंत्री हैं और उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ में। तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में बताइए। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी पुराना जो है संस्था है, और मुंशी प्रेमचंद के ज़माने से ये चला आ रहा है। तो इसके बारे में कैसे काम होता है, कैसे क्या करते हैं? देखिए, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये आपका टंडन जी थे कांग्रेस नेता, और हमारे जैसे आपने बताया महात्मा गांधी जी भी हिंदी के विकास के लिए, भाषा का विकास के लिए, उस समय अंग्रेजी का पूरा वर्चस्व था और देश भर में अलग अलग भाषाएं थी, लेकिन हिंदी बहुत से राज्यों में बोली जाती थी और समझी जाती थी। तो गांधी जी खुद गैर हिंदी भाषी व्यक्ति थे, गुजराती, तो गुजराती में पढ़े थे, गुजराती में लिखते थे, उनकी मूल कई रचनाएं गुजराती में है, और अंग्रेजी फिर पढ़ा उन्होंने अंग्रेजी। उसके बावजूद बहुत सारे जो गैर हिंदी भाषी हमारे नेता थे, कांग्रेस के नेता थे और समाज के जो उस समय के नेता थे, उन लोगों ने हिंदी भाषा के विकास के लिए और देश का वो राष्ट्रभाषा बने, राजकीय भाषा बने, मतलब प्रशासन के कामकाज की भाषा बने, इसके लिए प्रयास किया। और प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन करीबन वो भी एक हेरिटेज हो गया है, बिल्कुल धरोहर की तरह हो गया है। तो इलाहाबाद इसका मुख्यालय है, तो उसके अलग अलग स्टेट बॉडी हैं, वो करीबन 150 साल का कम से कम उसका रफली इतिहास है उसका, हमारे हिंदी साहित्य प्रयाग का। तो उससे ये एफिलेटेड बॉडी है, इस हर स्टेट में उसकी एक स्टेट बॉडी है, संगठन है, मतलब प्रादेशिक। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम से हमारा जो स्टेट बॉडी है, जिसका अभी आपने बताया मैं प्रादेशिक महामंत्री हूँ और आप खुद उसके कोषाध्यक्ष हैं, और आप लोग तो आप जानते हैं ही हैं कि प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन और प्रगतिशील
लेखक संघ, हमारा जो अप्रोच है प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का, हम राष्ट्रीय जितने प्रगतिशील चेतना से जुड़े हुए लेखक कवियों को यहाँ बुलाते हैं, उनका कार्यक्रम कराते हैं। और यहाँ आम आदमी तो दिल्ली में जाकर नामवर सिंह से नहीं मिल सकते थे, आम आदमी वहाँ जाकर अज्ञे जी से नहीं मिल सकते थे, आम आदमी यहाँ रायपुर हर कोई जाकर जो शमशेर बहादुर सिंह या जो बड़े कवि और लेखक है उनसे रूबरू नहीं हो सकते थे। तो उनका यहाँ बुलाते हैं, उनकी गोष्ठी करते हैं, उनका हम व्याख्यान कराते हैं और आम यहाँ के लोगों को उस कविता की जो प्रगतिवादी धारा है और कई अलग अलग धारा के भी लोग हैं वो आकर, तो ये हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन व्याख्यान कराना, सम्मेलन कराना, गोष्ठी कराना, काव्य पाठ कराना और कहानी पाठ कराना, फिर समीक्षा करवाना जैसे है। अब हम बीच में हम लोगों ने तय किया था, आप खुद एक बहुत बड़े अच्छे कवि हैं, संजू जो शाह हैं, वो एक अपने नाम के प्रचार के मोहताज नहीं है, उनकी रचनाएं इतनी अच्छी रचनाएं हैं और हमको गर्व है कि आप जैसे व्यक्ति हिंदी साहित्य सम्मेलन के कोषाध्यक्ष हैं, है ना। आप अपने सरकारी कामकाज के बाद से, मेरा भी काम वही रहा है, मैं अपने नौकरी जितना करता था उसके समाज के प्रगति लेखक संघ के लिए, इप्टा के लिए और हम सांप्रदायिकता विरोधी मोर्चा के लिए, है ना, जैसे बताया मैंने, ये भोपाल में बहुत दिन हमने संघर्ष किया, राज्य अलग हुआ तो मैं 20 साल यहाँ आ गया, पहले मैं 20 साल भोपाल में रहा, तो वहाँ हम लोगों ने बहुत काम किया। मायाराम सुरजन जी का वहाँ पर थे तो हम हिंदी साहित्य सम्मेलन में वहाँ भी काम करते थे, वो भी एक प्रगतिशील चेतना वाले थे। फिर ललित सुरजन हमारे प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे, उनके साथ हमने सब मिलकर काम किया, बहुत आपने काम किया। आपको स्टेट बॉडी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन, हम प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन से अच्छे कवियों को, लेखकों को, आत्मा जो गैर जो कविता और कहानियों से भी हटकर जो लेखन है ना, तो वो इतर साहित्य जिसको बोलते हैं, उस इतर साहित्य से जुड़े भी लोगों को पुरस्कृत करते हैं। आपको भी इस विषय के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है हमारे प्रदेश बॉडी से, तो और वो बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जी। तो ये सब काम हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने कवियों को, लेखकों को, साहित्यकारों को बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए उनके रचनाओं का पाठ भी कराते हैं, उनको पुरस्कृत भी करते हैं। और सम्मेलन के जरिए हम लोग इस प्रकार से अपने साहित्य के जो महत्व को प्रतिपादित, समाज के बीच में प्रतिपादित करने के लिए, और प्रगतिशील हिंदी प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन आज भी प्रगतिशील चेतना को अपने केंद्र बिंदु में रखता है। और प्रगतिशील चेतना को आम लोगों तक कैसे पहुंचाएं कि लोग अपनी आंखों से पूरा देखे, खाली जात ही महत्वपूर्ण नहीं होता, धर्म नहीं है, आप पूजा पाठ करिए, धर्म मानिए, किसी को कोई उसमें आपत्ति नहीं है, है ना। आप अपना क्या ये है, अपना जाति है, उससे आप रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके कर्मों से दूसरे को ठेस मत पहुंचे। आप ऐसा कोई सारे लोग जो है सब मिलजुल कर भाईचारा को बढ़ावा देना, ब्रदरहुड का जो सपना देखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने, तमाम हमारे जो पुराने जो नामी लेखक हैं उन लोगों ने जो सपना देखा था, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है उसी को मूर्त रूप करने की कोशिश करता है। वो कैसे वो जो सामाजिक जो ताना बाना है वो बना रहे और अच्छा से चलता रहे। बिल्कुल। साहित्य के बारे में आपने थोड़ी बात की, एक लाइन बोलना और चाहूंगा कि कबीर को और प्रेमचंद को, कबीर गुरु में इधर कबीर, तो हम प्रगतिशील चेतना जुड़े हुए जिस रचनाकार हैं या उस सोच के जो लोग हैं, वो कबीर को सिर माथे में लगा कर चलते हैं, प्रेमचंद को सिर माथे में लगा कर चलते हैं। ये दोनों ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने इस चिंतन को, प्रगतिवादी चिंतन को बड़ा महत्व दिया। और हम लोग इस बात को हम लोगों ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के जरिए पाठक मंच बनाया है गांव-गांव में। और हम हर साल जब मुंशी प्रेमचंद का जो जन्मदिन होता है, वो जुलाई 30-31 जुलाई के आसपास, तो उस समय हम गांव-गांव में उनकी कहानियों का पाठ करवाते हैं जी। और ये महत्वपूर्ण है साथी, उसको आप ध्यान से सुनिए कि आज भी ये काम हो रहा है हिंदी साहित्य सम्मेलन के बैनर तले। पाठक मंच पूरे छत्तीसगढ़ में बना हुआ है और जो रचनाएं अच्छी आती हैं, जो किताबें आती हैं, उन पाठक मंचों को भेजी जाती है, या वो स्वयं कोई किताब या रचनाओं को वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको पढ़ते हैं, गांव में पढ़ते हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पर विश्लेषण किया जाता है और लिखा जाता है, और लिख करके फिर वो भेजते हैं। मैंने एक बहुत ही अच्छे ढंग से हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है
इस पर काम कर रही है। सारे जो सदस्य हैं इसके बहुत सक्रिय हैं, सक्रियता से काम कर रहे हैं। आप पाठक मंच के बारे में और कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं एक काम और महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य सम्मेलन का कि सरोजिनी नायडू जी की वो एक बड़ी अच्छी गीतकार थी और बहुत और देश के स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ी हुई थी। तो उसके जन्मदिन पर हर वर्ष हम लोग गांव में चलो गांव की ओर हमारा एक टाइटल है जिसमें हम लोग गांव में जाते हैं और रिमोट के गांव में जाते हैं हर साल में उनके जन्मदिन के दिन, और वहां पर गीत या उनकी कविताओं पर उसकी वो तो एक बैनर होता है सरोजिनी नायडू जी के नाम पर, गांव के आसपास की कमियों को उनको उत्साहित करने के लिए और उनको सामने लाने के लिए वो मंच देते हैं। और वो एक दिन पूरा कवि सम्मेलन की तरह होता है, काव्य पाठ किया जाता है। और उस गांव में जाकर तो हम लोग खैरागढ़ के आसपास के कई गांव में गए, कवर्धा के कई आसपास गांव गए, बेमेतरा में भी ये हुआ, गीत यामिनी उसका नाम रखा है। और चलो गांव की ओर हमारा वो एक आंदोलन की तरह है वो हमारे हिंदी साहित्य सम्मेलन हर साल वो काम होता है। और हम 4 ऐसे पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार भी सम्मेलन को देते हैं। ये हमारा एक दूसरा काम है। तीसरा, बड़े बड़े साहित्यकारों को बुलाना, ये हमारा ये काम रहता है। और पाठक मंच से जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि किताबों की कहानियों का, उपन्यासों का, कविताओं का, इतर साहित्य का भी जो ताज़ा उस समय आया रहता है अच्छे अच्छे लेखकों का, तो वहाँ बैठ कर सब हम लोग गोष्ठी की तरह बैठ कर उस पर बातचीत करते हैं, पढ़ते हैं, उस पर समीक्षा करते हैं, वो चलता ही रहता है। यहाँ पर काव्य गोष्ठियाँ करना भी है। हम लोगों के हिंदी साहित्य सम्मेलन बैनर की तरह वो एक महत्वपूर्ण हमारी योजना है। अभी हाल में ही था जिनमें आपने बहुत अच्छी कविताएं आपने भी पढ़ी थी और हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के बहुत से कवि भी हुए। अभी आपने एक सवाल किया था कि प्रगतिशील लेखक संघ के किस रूप में काम करते हैं। तो प्रगतिशील लेखक संघ और प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत सी जगह से एक दूसरे से जुड़े हुए है ना, अंतर संबंध उसमें आपस में, क्योंकि दोनों की जो चिंतन की धारा करीब एक सी है। कबीर की चेतना और प्रेमचंद की जो चेतना है और चिंतन है वो उससे हम लोग सब साहित्यकार जो हैं या समीक्षक जो हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। तो प्रगतिशील लेखक संघ का भी पूरे प्रदेश भर में हर छोटे बड़े शहर में हमारी शाखाएं हैं। और वहाँ की जो ये प्रगतिशील जो साहित्य आ रहे हैं, नए नए रचनाकार आ रहे हैं, उनको हम उत्साहित करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए हम मंच प्रदान करते हैं, उनको सामने लाते हैं, उनको उनकी रचनाओं को कोशिश करते हैं प्रकाशित भी करें। हिंदी साहित्य सम्मेलन भी प्रकाशन में पहले लगातार प्रकाशन का काम भी होता था, कुछ समय से वो उसमें अभी गति कम आई, लेकिन उसको आगे सोच रहे हैं कि प्रकाशन में भी हम मदद करें। अच्छी रचना जो रचनाएं आती हैं उनको किसी प्रकार सहयोग करें, या तो कई बार हम लोग बाहर से भी, सरकार से भी सहयोग मिल जाता है, ग्रांट मिल जाता है, तो वो काम आगे बढ़ाने पर विचार है उस पर। तो अभी ये जो प्रगतिशील लेखक संघ है उसके हमारे साथी लोग सब मिलकर पूरे प्रदेश भर में कोशिश करते हैं कि ये जो प्रगतिवादी चिंतन है उसको कैसे प्रचार प्रसार करें और ऐसी रचनाएं जो साहित्य का जो है उसको कैसे बढ़ावा करें। तो आपस में बातचीत करना, उस विषय उन रचनाओं का पाठ करवाना, मंच प्रदान करना, नए नए लेखकों और रचनाकारों को सामने लाना, ये प्रगतिशील लेखक संघ का भी एक उद्देश्य है। और वो प्रदेश भर में वो बड़ा सक्रिय है और कोई उस लेवल का कोई दूसरा संगठन इस दिन पे नहीं है। और दूसरा, मैं ऑल इंडिया पीस सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अखिल भारतीय शांति और एकता संगठन, नेहरू जी ने उन लोग उस समय इसको शुरू किया गया था भारत में, ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसको अखिल भारतीय शांति एवं एकता संगठन हिंदी में इसका नाम है। हाँ, इसमें ये हमारे भारत सरकार की जो उस समय जो विदेश नीति थी, कांग्रेस की जो विदेश नीति थी, उसके बहुत करीब है कि दुनिया के देशों में हम लोगों ने गुट निरपेक्ष का आंदोलन हमारा चला था। किसी हम लोग न साथ, उस समय दुनिया जब कांग्रेस सरकार थी, आज से करीबन 25 साल पहले या 30 साल पहले की बात है, कि पूरा दुनिया जो है वो 2 हिस्सों में बटी थी राजनीतिक रूप में। एक अभी अमेरिका लाभी थी और एक सोवियत संघ की लाभी थी, और वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी था, वारसा की संधि इधर और उधर नाटो का जो था। भारत
ने, नेहरू जी ने और बाद के हमारे नेताओं ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ाया और वो बोले कि हम ना वार्सा संधि से जुड़े थे, भारत का भी वार्सा संधि से, सोवियत संघ के बहुत अच्छे मित्र थे, रूस के आज भी हम बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन और अमेरिका से भी हमारे संबंध वैसे खराब नहीं रहे, लेकिन हमारे विदेश नीति में कहीं पर थोड़ा सा अमेरिका से पहले जो था, आज तो थोड़ा स्थिति बदली है, अब नई सरकार है, जब उसका जैसा सोच है तो वो थोड़ा अमेरिका के ज्यादा करीब स्थिति दिखती है, लेकिन कोई उसमें हमारा उस समय जो एप्सो का जो विचारधारा है वो विश्व शांति के लिए युद्ध के हम विरोध में रहते हैं, कहीं भी युद्ध होता है। अब जैसे पैलेस्टाइन में आए दिन वो जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो संघर्ष है, इसमें हमेशा हम लोगों ने मध्यस्थ रहने की कोशिश किया और पश्चिम एशिया में शांति के प्रयास एप्सो ने बहुत किया। और जो हम कोपेनहेगन में जो हमने जानबूझकर हमारी जो अक्टूबर 86 में जो वर्ल्ड पीस काउंसिल हुआ था, उसका उद्देश्य ये था, कोपेनहेगन नाटो का सेंटर था, वो मुख्यालय था और वहां पीछे थोड़ी सी दूर में उसको नाटो का सेंटर अमेरिका ने शायद इसलिए बनाया था कि थोड़ी दूर में वहां से सोवियत संघ का बॉर्डर लगता था। तो हम पूरे दुनिया के देश वहां पर हम लोग शांति का संदेश देना चाहते हैं, हम युद्ध विरोधी हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी बड़ी समस्याएं आपसी बातचीत से सुलझाई जाए। वो हाँ, हर क्योंकि जो सैनिक और जो लोग मारे जाते हैं वो आम लोग मारे जाते हैं। हाँ, और ये अब एप्सो का भी विचारधारा जो प्रगतिशील लेखक संघ का या हमारे जो प्रगतिशील चेतना से जुड़े हुए लोगों का ही जो सिद्धांत है, वही एप्सो का भी सिद्धांत है। तो एप्सो के जरिए हम लोग समय समय मीटिंग करना, अभी यहाँ कुछ जगह घटनाएं हो जाती हैं, पिछले बार कमरथा में भी हुई, उसके पहले साजा के पास एक घटना हुई। तो ऐसे समय में हम लोग वहाँ शांति रहे, सांप्रदायिक माहौल खराब मत हो कि कोई कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो छोटी सी घटना को, चिंगारी को आग फैलाने की कोशिश करते हैं और सांप्रदायिक माहौल को जो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग उसके लिए सड़कों में उतरते हैं, हम जुलूस निकालते हैं और लोगों को समझाते हैं कि भाई ऐसी घटनाएं जो आपसी थोड़े बहुत व्यवस्था है, आदमी आदमी के बीच लड़ाई हो रहा है, जो धर्म या जाति के बीच लड़ाई नहीं हो रहा है, लोगों उसको धर्म और जाति के बीच की लड़ाई ग्रुप में जो देते हैं वो जागरूक करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और ये जो जातिवाद को लेकर भी जो ये है वो विरोध करते हैं। दूसरा एप्सो का ये है कि हमारे जो पुराने संघर्षशील रहे हैं, भगत सिंह थे, उनका जो बलिदान दिवस है उस पर हम लोग जुलूस निकालते हैं, लोगों को उसको याद दिलाते हैं भगत सिंह के नाम पर। ऐसी जो हमारे जो जिन लोगों ने बहुत देश के लिए स्वतंत्रता आंदोलन समय जो सेक्रीफाइस किया और प्रगतिशील चेतना से जुड़े हुए लोग थे, उन सब के याद में जो भी दिवस उनका होता है, वो दिवस को हम लोग मनाते हैं। और हम सड़क में उतर कर कहीं चौक चौराहे पर खड़ा होकर अम्बेडकर को हमारा जो सिद्धांतों के केंद्र बिंदु में है अम्बेडकर, हम अम्बेडकर को, हम कबीर को, हम रैदास को, हम ये जो हमने अभी भगत सिंह को, ये सब जो लोग हैं हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम इनकी याद में देखा जाए तो जो भारत की जो विचारधारा है वो विचारधारा संविधान में दिखती है। और संविधान को जो लिखने वाले हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, तो वो संविधान उन्होंने जो लिखा वैसा वो भारत का एक सपना देखना चाहते थे कि भारत का जो सामाजिक ताना बाना है वो बना रहे, प्रेम व्यवहार बना रहे, मित्रता और खुशहाली के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत को एक ऊंचाई पर देखना चाहते थे। ये भारत का एक सोच है और ये सोच मैं समझता हूँ कि पहले अगर कांग्रेस की सरकार में रहा है तो आज जो सरकार है उसके भी जो प्रमुख नेता है वो संविधान को मानते हैं और संविधान की सोच को मानते हैं। भले ही हो सकता है कि कहीं पर कुछ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती हो तो होगी, हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि जो पहले जो पॉलिसी बनी हुई थी उन पॉलिसी को ही आज भी उसको शामिल किया जाता है। आप पैलेस्टीन की जो लड़ाई है उसमें देखिए, हम पहले भी गुट निरपेक्ष थे, ना तो इसके पक्ष में ना तो उसके पक्ष में, तो आज भी जो भारत की पॉलिसी है आज भी वही है। आज भी हम ना उधर गुट निरपेक्षता वाली निरपेक्षता की जो पॉलिसी है, तो आज के जो नेता हैं वो भी उन्हीं पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने एक बहुत अच्छी बात की, आखिरी में उसको बैठने के पहले हम कहना, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, प्रगतिशील जो चेतना है उसका केंद्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही है। हम कोई बात साइंटिफिक दृष्टि से उसको सोच कर करें, चाहे वो प्रगतिशील हमारा आंदोलन का है
ये जो हमारा जो जितने भी संगठन है उसके केंद्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम लोग केंद्र में रखते हैं। और जितने भी युद्ध है, हम अभी यूक्रेन और सोवियत संघ के रूस के बीच में जो लड़ाई है, हम रूस के भले मित्र हैं मगर यूक्रेन के भी हम ऐसे दुश्मन नहीं। हम चाहते हैं युद्ध बने और आपसी बातचीत से वो समस्या हो, है ना। इसी प्रकार इजराइल और पैलेस्टीन में आए दिन जो पश्चिम एशिया में पूरा डिस्टर्बेंसेस है, आज भी वहाँ शांति की स्थिति, हम वहाँ शांति स्थापित चाहते हैं। और वहाँ हम चाहते हैं कि जो बड़े देश जिस ढंग से उसमें इन्वॉल्वमेंट, ये जो कुछ बड़े देशों के साथ दिक्कत ये है कि ऐसे युद्धों का वो लाभ उठाते हैं, अपने हथियारों को, बड़े बड़े फैक्ट्री डाल रखा है तो हथियारों को बेचना है, हथियारों को उपयोग करना है। तो जो जिस ढंग से वो अपनी साम्राज्यवादी नीति और अपनी जो व्यापारिक नीति, ये व्यवसायिक नीति है, तो कुछ देश जिस ढंग कर रहे हैं तो उसका हम विरोध करते हैं। तो हमारा जो ये है कि हमने जब युद्ध इसका इजराइल और इसका हुआ, उसका हम लोग एप्सो के जरिए हम लोगों ने काफ़ी उसका विरोध किया। और हमारे पुराने पॉलिसी में हम पैलेस्टाइन के पक्षधर रहे हैं। अराफात हमेशा इंदिरा जी को, श्रीमती इंदिरा जी को हमेशा अपनी बहन मानते थे, राखी बंधवाने आते थे। तो इसलिए वो देश जो प्रगतिशील चेतना से जुड़ा हुआ वो देश था। आज वहाँ पर जो जिनका माहौल है वो अभी भी हम चाह रहे हैं कि वहाँ शांति का माहौल बने और यूक्रेन और रूस की जो युद्ध बंद हो, आपसी बातचीत से समस्या का निवारण हो, इस पक्षधरता है। और एप्सो इसमें बराबर वर्ल्ड पीस काउंसिल जो हमारा है, और यहाँ हमारा अब हेड ऑफिस जो है ग्रीनलैंड, इसमें जो है ग्रीनलैंड में और रिकवेक में बात हुई थी, उसकी मैं याद आ रही थी मुझको। बहरहाल जो अभी ये नादर्न यूरोप में उसकी अभी भी ऑफिस है वर्ल्ड पीस काउंसिल की, और उसके माध्यम से हम पूरी दुनिया के देशों में कोशिश करते हैं कि कैसे शांति स्थापित किया जाए। तो ऐसे में 4-5 संगठनों के माध्यम से अपने प्रगतिशील चेतना का है। अभी हाल में एक बड़े संगठन ने उसको एक विचार मंच का प्रभारी बनाया है, और आप जैसे सब साथी मिलकर हम लोग एक प्रगतिशील विचारधारा को आगे बढ़ाने में कैसे काम कर सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे काम करें समाज में। अभी समाज में बहुत सारी समस्या है भारतीय समाज में, और सामाजिक ताना बाना को बिखरने से, आपने एक अच्छा शब्द किया था, सामाजिक ताना बाना ना बिखरे और वो बहुत सौहार्द का माहौल, प्रेम का माहौल ये बना रहे, और सब अपने अपने खांचे में रहें, अपने अपने जो भी धर्म का है वो अपना धर्म को अपने अच्छे ढंग से बनाएं। और उसको अभी हाल के वर्षों में वो छोटी छोटी बातों को लेकर जैसे उछालने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिकता के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और राजनीति इतना ज़्यादा उसमें शुरू हो गई है, वो थोड़ा दुखदायी है। और ऐसे समय में हमारे जैसे सोच वाले लोगों को अब ज़्यादा सक्रियता से काम करना चाहिए, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, तो तिवारी जी, आपने एक बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इसका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में भी कुछ विषय को लेकर के आपसे बातचीत करेंगे। और साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले हफ्ते रविवार को फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।